क्या आपको पता है क्विक लाइम के बारे में? मतलब बिना बुझा चूना, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को, मतलब क्विक लाइम को, ठीक है, अगर पानी में डाल दूं, क्या अभिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगी? ठीक है, पता है क्या? बहुत डेंजरस होती है। चलिए देखते हैं कैसी अभिक्रिया होती है। तो इस बाल्टी में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। अब मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालने वाला हूँ, ठीक है, वाटर डालेंगे। हम देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी डलता है तो क्या रिएक्शन देखने को मिलती है, क्या अभिक्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। देखो मैंने पानी डाल दिया, अब देखो क्या रिएक्शन हो रही है, क्या अभिक्रिया हो रही है। ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, देखा कैसी रिएक्शन, कैसी अभिक्रिया हो रही है। चल रही है, बहुत हीट निकल रही है, बहुत ऐसा बॉइल सा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये होती है रिएक्शन अभिक्रिया। क्या रिएक्शन है ये? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किससे कराई है? वाटर से कराई है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल क्लास 10? आज हम लोग करेंगे क्लास 10 की साइंस, ठीक है, विज्ञान करने वाले हैं। और विज्ञान यानी साइंस का चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। जैसा चैप्टर्स का नाम है वैसा इसका काम है। मतलब कहने का ये है, इसमें क्या है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, बहुत सारी इस चैप्टर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी जो हम समझेंगे, ठीक है ना। मैं आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एक एक चीज समझेंगे, ठीक है। और जो भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उनको हम करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या रिएक्शंस होती है, क्या अभिक्रियाएं होती है ना, ठीक है। और जितना मैं कराऊंगा आपको देखना है बोर्ड के एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स से, जो मैं नोट्स लेकर आया हूँ साइंस के, एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सही है। क्लास 10 तैयार हो जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है? टॉपिक है चेंजेस। चेंजेस मतलब परिवर्तन। चेंजेस तो सब में ही आते हैं। आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो? कुछ तो परिवर्तन हुआ है ना। हाइट में परिवर्तन हुआ होगा, चेंजेस हाइट में हुआ होगा, आवाज में परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। तो चेंजेस तो नॉर्मली है, जो परिवर्तन नॉर्मली होते हैं। जैसे क्या है, ये पहले कैसी थी और अब कैसी है, तो हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। मतलब चेंजेस देखने के लिए, बदलाव देखने के लिए, क्या परिवर्तन है, क्या चेंजेस है, कैसे पता लगेगा? आप क्या करोगे? इनिशियल इनिशियल देखोगे, फिर फाइनल देखोगे, ठीक है। इनिशियल स्टेट देखोगे, फिर फाइनल स्टेट देखोगे, उससे हम कंपेयर करेंगे। जैसे क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? अ चेंज इज अ प्रोसेस in which the final state of the substance differs from its initial original state, ठीक है। इनिशियल स्टेट, ठीक है, कि वो शुरू में कैसी थी, फाइनल स्टेट बाद में कैसी हो गई, ठीक है। तो देखो बदलाव दिखे, चेंजेस दिखे, हाँ ये होते हैं चेंजेस। बट विज्ञान की भाषा में चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन साइंस। जैसे क्या होता है, विज्ञान में परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, सुना होगा, है ना। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन साइंस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, ठीक, सब पढ़ा होगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, है ना। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस, those changes in which no new substance are formed are called physical changes। मतलब बदलाव तो होगा, ठीक है। आप इनिशियल स्टेट देखोगे, फाइनल स्टेट देखोगे, ठीक है, तो आपको बदलाव दिखेगा, चेंजेस दिखेगा। बट चेंजेस में नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, मतलब नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक। इनिशियल स्टेट में जो पहले था, फाइनल स्टेट में वही पदार्थ रहेगा जो सब्सटेंस था, ठीक है। पहचान नहीं बदलेगा, है ना। चलिए उदाहरण समझ लेते हैं। अब हमने क्या लिया, ये हमारा गिलास है, गिलास में क्या पानी है, क्या है? पानी है, लिक्विड है, किसमें? गिलास में पानी है, ठीक है ना।
अब इनिशियल क्या था, पानी है, ठीक है। अब मैंने पानी को करा, पानी को फ्रीजर में रख दिया, ठीक है। उसके बाद पानी क्या हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो पानी था, वाटर था, बर्फ बन गया। अब बताना कुछ आपको चेंजेस दिखा, बदलाव दिखा? हाँ दिखा। क्या दिखा? पहले पानी क्या था, लिक्विड स्टेट में था। अब पानी क्या हो गया, अब पानी क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में हो गया, ठीक है। मतलब पहले पानी द्रव अवस्था में था, अब पानी क्या हो गया, ठोस अवस्था में हो गया। बदलाव दिखा? हाँ बदलाव दिखा, चेंजेस दिखा। कैसा चेंज दिखा? स्टेट चेंज हो गई, अवस्था परिवर्तन हो गया, ठीक है। पहले था लिक्विड स्टेट, अब बन गया सॉलिड स्टेट। देखो पहले पानी था, ठीक है। अब बताओ बर्फ बन गया। जो बर्फ होता तो पानी है। देखो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, दोनों तरफ वाटर है ना। पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, दोनों तरफ पानी है। बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है, जो पानी है यहाँ पर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पानी किस स्टेट में है, यहाँ है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। बस यही डिफरेंट है। जबकि जो सबस्टेंस है, सबस्टेंस तो दोनों तरफ वाटर ही है ना, सही है। बताओ इसने अपनी पहचान बदली? नहीं बदली, ठीक है। इतनी बात ठीक है। तो ये अभी तक हमने सीखा भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। अब बढ़ते हैं, क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं, ठीक है ना। मैं आपको चैप्टर जो पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना, इतनी बात की मेरी गारंटी है। अब देखो, अब आता हमारा केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, इन अ केमिकल चेंजेस द सबस्टेंस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी। मतलब क्या होगा, यहाँ पर केमिकल चेंजेस में चेंजेस आएगा। अब सबस्टेंस क्या करेगा, अपनी पहचान, आइडेंटिटी चेंज कर देगा। इनिशियल स्टेट में कुछ और सबस्टेंस होगा, फाइनल स्टेट में कोई और सबस्टेंस बन जाएगा, ठीक है ना। कह रहा वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू एंटायरली न्यू सबस्टेंस। मतलब वे पूरी तरह से नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जब आप इनिशियल स्टेट देखोगे और फाइनल स्टेट देखोगे, ठीक है, तो क्या देखोगे, इनिशियल स्टेट में कोई और पदार्थ था, सबस्टेंस था, और फाइनल में क्या होगा, पूरा तरह से चेंज हो जाएगा, कोई और बन जाएगा, ठीक है। और जो न्यू सबस्टेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज होगी, ठीक है ना। तो पूरी तरह से क्या, नया पदार्थ बन जाता है। जैसे हमारा उदाहरण क्या होने वाला है, एग्जाम्पल होने वाले हैं, दूध का दही में जमना या दूध का दही बनना, ठीक है। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। देखो, अब हमारे पास क्या था, दूध है, ये दूध है ना, मिल्क है। अब मिल्क से क्या हो गया, दही बन गया। क्या बना, दही बन गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। अब बताना चेंजेस दिखे आपको, परिवर्तन दिखे? हाँ दिखे। यहाँ था मिल्क, यहाँ बन गया दही, तो परिवर्तन तो हुआ है। और क्या दिखा आपको, दिखा जो इनिशियल स्टेट है यहाँ पे मिल्क है, और फाइनल स्टेट में क्या है, यहाँ पर दही हो गया। मतलब जो मिल्क होता है, मिल्क की पहचान मिल्क से ही है, और दही अलग है, दही अलग पदार्थ है, मिल्क अलग पदार्थ है, ठीक है। मतलब सबस्टेंस ने क्या करा, अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। अब देखना, इसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है ना। इसकी पहचान अलग है, इसकी पहचान अलग है, ठीक है। तो नया पदार्थ बना, न्यू सबस्टेंस बना, दूध से दही बन गया। तो ये होता है, क्या होता है, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण करें, समझ में आ रहा है। और क्या उदाहरण है, और है लोहे में जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या एक तरह का रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस है। और क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर। मतलब जब आप पेपर को जलाओगे, किसी भी, चाहे पेपर को जलाओ, चाहे लकड़ी जलाओ, कुछ भी जलाओ, जलाने वाली सारी चीजें कैसी होती है, केमिकल चेंजेस होती है, रासायनिक परिवर्तन होती है, ठीक है। चाहे, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, मतलब भोजन का पाचन। डाइजेशन ऑफ फूड भी एक तरह क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है ना। एक उदाहरण आता है आपका, मोमबत्ती का जलना। बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, वो वो चेंजेस होते हैं। उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस दोनों होते हैं, ठीक है। मतलब जो मोमबत्ती को आप जलाओगे, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों होगा। बताऊं कैसे होगा, देखो, मोमबत्ती जलेगी तो उसमें जो धागे जैसी होती है, धागा जलेगा तो रासायनिक हो गया, केमिकल हो गया। बट जो मोम है, मोम मेल्ट होगा, मोम क्या पिघलेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मोम का पिघलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, फिजिकल चेंजेस होता है। इतनी बात समझ में आई, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है,
कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, बताना है कि कौन सा उदाहरण इसमें फिजिकल चेंजेस का है, कौन सा केमिकल चेंजेस का, ठीक है ना। मैंने इसके सामने आंसर लिख रखे हैं, आप देख लेना। पहले क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब बर्फ का पिघलना क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होता है, परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, यहाँ लिख देना भौतिक परिवर्तन। उसके बाद मोमबत्ती का जलना, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों होता है, ठीक है, ये तो आप पढ़ लेना है तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब आया हमारा जो मेन टॉपिक है, जो है, ठीक है, इस चैप्टर का जो है मेन टॉपिक क्या है, यही है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया। अब ये समझते हैं क्या होता है। A chemical reaction is a process in which one or more substance react to form a new substance with new properties, ठीक है, मतलब जो एक या एक से ज़्यादा पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, यही क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। मतलब वन और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस, एक या एक से ज़्यादा जो सबस्टेंस होंगे आपस में मिलेंगे और न्यू सबस्टेंस बनाएंगे, यही क्या होती है, यही होती है हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, है ना। जैसे क्या है, उदाहरण क्या है, ये रहा मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या, दो सबस्टेंस हैं, दो पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं, एक तो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है। आप कह दो कंबाइन होना कह दो, ठीक है, मिलना कह दो या रिएक्ट करना कह दो, रिएक्ट भी होता है, रिएक्ट कर रहे हैं ना आपस में, रिएक्शन कर दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंबाइन कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्ट कर दो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या उत्पाद बनेगा, ठीक है, मतलब क्या न्यू सबस्टेंस कौन सा मिलेगा, हमें न्यू सबस्टेंस मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई। इतनी बात समझ में आई। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले, कंबाइन हुए, उसके बाद इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, इन दोनों ने मिलकर बनाया एक सब्सटेंस बनाया, पदार्थ बनाया, जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो यही होती है हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं और क्या है। अब यहाँ पर हमारा और उदाहरण क्या है, ये है हाइड्रोजन, है ना। अब हाइड्रोजन एक सब्सटेंस क्या है, एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन और दूसरा सब्सटेंस क्या है, दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, कंबाइन कराएंगे, ठीक है, मिलाएंगे या रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट, इसे प्रोडक्ट कहते हैं, भी आप पढ़ाऊंगा, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह क्या होता है, रिएक्टेंट का सब समझाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। जब हमने क्या करा, हाइड्रोजन एक सब्सटेंस लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों क्या कंबाइन करा, उसके बाद हमें क्या मिलता है, क्या सब्सटेंस मिलता है, हमें सब्सटेंस मिलता है H2O, जो कि क्या होता है, वाटर होता है, सही है, वाटर यानी जल, ठीक है, समझ में आया। हाँ चलो, जो कि हमारा ये सब क्या कहलाएंगे, दीज ऑल एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सही है। हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया, सही है। हाँ अब देखो, जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, है ना। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ठीक है। अब समझेंगे अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है? तो जो रिएक्शन से पहले जो आप सब्सटेंस ले रहे हो, पदार्थ ले रहे हो, सारे क्या होते हैं, सारे रिएक्टेंट होते हैं, सारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ठीक है। जैसे हमने दो पदार्थ लिए, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमने रिएक्टेंट लिए हैं, ठीक है। ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या रिएक्टेंट हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है ना, अभिकारक है। अब इनको कंबाइन कराने के बाद, रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिला, क्या नया नया सब्सटेंस क्या मिला, जो नया सब्सटेंस मिलता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, समझ में आया। अब हमें नया पदार्थ क्या मिला, नया पदार्थ मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहेंगे उत्पाद, है ना। क्या सब्सटेंस मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ,
क्या करा रहा हूँ, पूरा चैप्टर का निचोड़, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है ना? इतनी बात की गारंटी जितना मैं आपको कराऊंगा ना, अभी देखना मैं चैप्टर करा रहा हूँ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? अच्छे से तैयारी करेंगे बोर्ड की, ठीक है ना? बट मुझे डीमोटिवेट मत होने देना, वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, ठीक है? और कमेंट्स करके बताना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है? कह रहा हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम कैसे पहचानेंगे कि भाई वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है? हाँ, बहुत से बच्चे आप में कोई बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे होंगे, यार हम कैसे पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कैसे पहचानेंगे कि भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? ठीक है? तो उन्हीं के लिए क्वेश्चंस है, आपके डाउट मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ अब, और खुद ही मैं आंसर दूँगा, ठीक है? ठीक है? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ठीक, ये क्वेश्चन है, सही है? तो कैसे जानेंगे? ये रहा इसका आंसर, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन, ठीक है? मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जब भी आप देखो कि केमिकल चेंजेस हो रहा है, जहां भी केमिकल चेंजेस हो, जहां भी क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो, तो आप समझ जाना वहां पर क्या हुई है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है? जहां भी रासायनिक परिवर्तन दिख जाए वहां पर क्या होगा, वहां पर ही रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है? केमिकल चेंजेस जहां पे, वहां पे केमिकल रिएक्शन है, समझ में आया? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध का दही में कन्वर्ट होना क्या है, एक तरह का केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है। तो हम ये कह सकते हैं जो दूध से जो दही कन्वर्ट हुआ है वो एक तरह क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्या है, एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है? समझ में आ गया? ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है? चलिए अब ये समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण होती क्या है, समझ डेफिनेशन क्या है? अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? मतलब रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण है, ठीक है? मतलब जहां भी आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, बस सिंबल को रिप्रेजेंट करना है कि आपने क्या रिएक्टेंट्स लिए, क्या प्रोडक्ट बना, ठीक है? क्या अभिकारक हैं, क्या उत्पाद हैं, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के सिंबल्स लेंगे, क्या लेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या, हाइड्रोजन है, लिखा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है? तो हमने हाइड्रोजन का क्या लिया, H2, हाइड्रोजन सिंबल क्या होता है, H2O, H होता है हाइड्रोजन, ठीक है? और जो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है क्या, O होता है, ठीक है ना? वो बात अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 पर एटम्स लेंगे तो H2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स लेंगे तो O2 हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है? तो हाइड्रोजन सिंबल क्या होता है, H, और ऑक्सीजन सिंबल क्या होता है, O होता है, ठीक है? और इक्वल टू हमारे क्या, जो प्रोडक्ट बना, क्या प्रोडक्ट बना हमारा, बना H2O, मतलब वाटर बना, और ये वाटर का जो होता है सिंबल क्या होता है, H2O होता है, ठीक है? तो एक तरह के जो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक तरह के रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सिंबॉलिक, सिंबल की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? मतलब जो प्रतीक है, प्रतीकों का निरूपण करना है, प्रतीक को दर्शाने को, जो प्रतीक है प्रतीकों को दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों को दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है? और जो हमारा जो एरो होता है ये इज इक्वल टू को साइन करता है, जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2, एक तरह की इक्वेशन बन गई, ठीक है? ये भी क्या, एक तरह की क्या है, केमिकल केमिकल रिएक्शन है, हमने क्या करा, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिख दिया, ठीक है? केमिकल इक्वेशन फॉर्म लिख दिया, क्या है, Mg यानी मैग्नीशियम, O2 Mg प्लस O2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, MgO, ठीक है? मतलब मैग्नीशियम और जब ऑक्सीजन को आपका कंबाइन करोगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? ये भी क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, और इसे क्या है, इसे बोलेंगे क्या है, ये है केमिकल इक्वेशन, ठीक है? सारी केमिकल इक्वेशन होती है, ये भी क्या एक तरह की केमिकल इक्वेशन है, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या है, H2O, समझ में आया? ये सब क्या है, केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है?
चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल्स मतलब प्रतीक। अभी आप देखोगे, अभी हम जो बहुत सारी केमिकल इक्वेशन देखेंगे, तो आप केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण में बहुत सारे सिंबल देखोगे। सिंबल्स मतलब क्या होंगे? मानो कहीं पर किसी भी इक्वेशन में क्या लिखा होगा, ए और क्यू लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ए क्यू, है ना? अभी आप देखोगे कहीं इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है जो भी है, उसके आगे ए और क्यू लिखा होगा, ठीक है? अगर ए क्यू लिखा हो तो ए क्यू का मतलब क्या होता है? ए क्यू का मतलब कि जो भी सब्सटेंस बन रहा है, जो भी पदार्थ बन रहा है, अगर उसके आगे ए क्यू लिखा है, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसके आगे ए क्यू लिखा है, तो इसका मतलब होता है सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में घुलनशील, ठीक है? जो भी चीज है, जो भी सब्सटेंस है, अगर उसके आगे ए क्यू लिखा है, तो इसका मतलब होता है वो पदार्थ, वो सब्सटेंस क्या है? पानी में घुलनशील है, सॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबल मतलब पानी में घुल सकता है, ठीक है ना? इसी तरह से अगर किसी भी सब्सटेंस पदार्थ के आगे क्या लिखा हो, पीपीटी, पीपीटी बनाओ या तो एरो डाउन, एरो बनाओ डाउनवर्ड, ठीक है ना? ठीक है, पीपीटी हो या एरो हो डाउनवर्ड नीचे की ओर, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट कहते हैं इसका, है ना? और हिंदी में कहते हैं अभिक्षेप। इसका मतलब होता है कि जो भी सब्सटेंस है वो पानी में इनसॉल्युबल है। क्या है इनसॉल्युबल का मतलब? होता है पानी में घुल नहीं सकता, पानी में नहीं घुलेगा वो, है ना? सफा दिखेगा। जैसे आप जो है पानी में चीनी घोलो, ठीक है, तो देखना घुल जाएगी पानी पर चीनी दिखेगी नहीं, तो वो क्या, उसका मतलब है ए क्यू। क्या बना? ए क्यू मतलब एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब अगर आप पानी में क्या रेत घोलो, ठीक है, आप देखोगे थोड़े टाइम बाद रेत क्या नीचे बैठ जाएगी, नीचे आपको सफा दिखेगी रेत, हाँ नीचे रेत है, ठीक है? तो रेत का मतलब होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ठीक है, या एरो डाउनवर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है पानी में घुल नहीं सकती वो, ठीक है? समझ में आया? इनसॉल्युबल इन वाटर। और तीसरा सिंबल क्या है? तीसरा सिंबल अगर सब्सटेंस के आगे एस लगा हो, एस, है ना? एस का मतलब होता है ठोस या सॉलिड, कि वो सब्सटेंस है वो क्या है? ठोस है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है? अगर किसी सब्सटेंस पदार्थ के आगे एल, एल लगा हो, तो इसका मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड तरल, ठीक है? और अगर किसी सब्सटेंस में पदार्थ में या तो जी हो या एरो ऊपर की ओर हो, एरो कैसा हो? ऊपर की ओर हो, इसका मतलब है कि वहां पे गैस बन रही है, गैस है, गैसियस गैस है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया सारे सिंबल जो केमिकल इक्वेशन में यूज होने वाले हैं, यूज होंगे, ठीक है? समझ में आया? और आप लोग क्या करना, ये नोट्स हैं आप लिखते रहना अपनी पेन कॉपी लेकर, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मैंने आपकी जो चैप्टर फर्स्ट है इसको बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप लोग क्या करना, लिखते रहना। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग अपना। ये हमारी एक्टिविटी 1.1 है, आपकी जो किताब है उसकी क्रियाकलाप 1.1 है, एक्टिविटी 1.1 है, ठीक है? इस एक्टिविटी में होता क्या है, क्या होता है इस एक्टिविटी में, ठीक है? इस एक्टिविटी में होता है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने वाले हैं, ठीक है? मतलब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है? मतलब एयर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, जलाएंगे, ठीक है? ये है आपकी एक्टिविटी 1.1, ठीक है? समझ में आया? सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप देखोगे इंस्ट्रक्शन है कि भाई क्या क्या लेना है। कह रहा है सबसे पहले अराउंड, सबसे पहले 3 से 4 मीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लो, ठीक है? मैग्नीशियम रिबन को लो, उसके बाद क्या करना उसे, उसके बाद उसे साफ करना है, क्लीन करना है ना? है ना? मतलब 3 से 4 मीटर मैग्नीशियम रिबन को लेना है, उसके बाद उसे स्क्रैच करना है या साफ करना है, क्लीन करना है, ठीक है ना? अभी मैं आपको बताऊंगा साफ मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, क्लीन क्यों करते हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं 1.1। अब यहाँ देखो, ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, कह रहा है इसे चिमटे से पकड़ लीजिए, बर्नर से, है ना? पूरी की तरह से आपको गाइड कर रहा है कि अगर आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो कैसे कैसे करना है, ठीक है? चिमटे से पकड़ना है, बर्नर पे बर्नर का यूज करना है, ठीक है? ये सब है, ये तो इंस्ट्रक्शन है, छोड़ दो, ये तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब है, ये रहा हमारा चिमटा, ये बर्नर है, ठीक है? ये प्लेट है। अब जलने के बाद जो पाउडर निकलेगा वो यहाँ पे गिरेगा, ठीक है ना?
हमें क्या पढ़ना है, हमें इस पढ़ना है, यहाँ पर मेन जो पढ़ना है ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन, कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, मतलब एयर की प्रेजेंस में बर्निंग करते जलाते तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, क्या उत्पाद मिलता है, ठीक है, उसे ऑब्जर्वेशन करना है, हमें क्या क्या उत्पाद मिलेगा, क्या और क्या क्या होता है, कैसे जलता है मैग्नीशियम रिबन, किस फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है, और क्या उत्पाद मिलेगा। चलो, तो आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या प्रेक्षण किया, ठीक है। आप देखना, कभी भी देखना जब भी आप क्या करोगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे, बर्न करोगे, ठीक है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो क्या होगा, कैसे जलेगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न, बर्न जलता है कैसा, विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, मतलब एक तरह की फ्लेम निकलेगी, कैसी निकलेगी, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम की तरह से जलता है, ठीक है ना। चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चेंज हो जाता है ये, मतलब एक तरह का पाउडर बन जाता है, चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर, है ना। मतलब जब भी आप क्या करोगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो कैसे जलेगा, डेजलिंग, एक तरह की फ्लेम लगेगी, कैसी फ्लेम, इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशन, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। आ कैसे जलेगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, है ना, एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर, ठीक है। उसके बाद जो ये व्हाइट पाउडर है, किस चीज का पाउडर है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, जो व्हाइट पाउडर आपको निकला है, चूर्ण निकला है, पाउडर मिला है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना। दिस व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमें क्या उत्पाद मिला, क्या प्रोडक्ट मिला, ऑब्जर्व हमने क्या, हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे हुआ, है ना। हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, जलाया तो ये पाउडर, जो पाउडर मिला, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे है तो कैसे बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, मतलब मैग्नीशियम में एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है ना, क्या खासियत होती है, मैग्नीशियम को जब भी आप नॉर्मली बाहर निकाल के रखोगे ना, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, तो पता है क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, जो आपके एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, खुद ही ऑटोमेटिकली रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे इसने मैग्नीशियम ने क्या कर रिएक्शन करा और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, यानी Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कहाँ से मिला थे, ऑक्सीजन मिला से एयर से, जो एयर में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां से एयर में से इसने ऑक्सीजन ले लिया और क्या बना दिया MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। ऐसे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं ये वाला क्वेश्चन कह रहा था, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी 2 नंबर का कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, बताओ, व्हाई डज क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, पूरा कर लेना, व्हाई डज क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, बिफोर यहाँ लिख देना, बिफोर बर्न, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा कि 3 से 4 मीटर आप मैग्नीशियम रिबन लो, उन्होंने खुद इंस्ट्रक्शन दिया कि सबसे पहले साफ करो, क्या करो, क्लीन करो, साफ करो। तो हम साफ क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं साफ, क्या जरूरी है, आपको पता है, जब भी आप रिबन को, जो मैग्नीशियम रिबन है, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को साफ नहीं करोगे तो मैग्नीशियम में क्या करेगा, जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम रिबन को स्क्रैच करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पे क्या होती है, एक तरह की लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे हटाना जरूरी होता है, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, कह रहा आप मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर फॉर्मिंग अ लेयर, क्या फॉर्म कर लेता है, एक तरह की लेयर बना लेता है, ऑफ किस चीज की लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस, अपने सरफेस, ठीक है। है ना, समझ में आया क्यों साफ करना करा जाता है, ठीक है। और जो लेयर होती है पता है कैसे होती है, बिल्कुल स्टेबल होती है,
स्टेबल का मतलब स्थिर होती है, जब तक आप उसे स्क्रैच नहीं करोगे, हटाओगे नहीं तो हटेगी नहीं वो, है ना। और जब तक मैग्नीशियम रिबन से आप लेयर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को नहीं हटाओगे, जब तक मैग्नीशियम रिबन जलेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपनी तरफ। और देखो क्या है, ये तो मैंने समझा दिया कि ये ऑक्साइड परत क्या होती है, स्थिर होती है। दिस ऑक्साइड लेयर इज स्टेबल, अभी तो पता है मैंने, स्टेबल होती है। क्या होती है? स्टेबल होती है। एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। तो वही बात है कि जब तक आप क्लीन नहीं करो, वाई क्लीनिंग रिमूव्स दिस लेयर एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग मैग्नीशियम मेटल सो इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पूरा इसका क्वेश्चन का आंसर। एक्टिविटी 1.2 करते हैं, क्रियाकलाप 1.2 करेंगे, ठीक है। कह रहा टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उस टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, एक सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन किस चीज़ का लेना है? सॉल्यूशन लेना है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है ना। अब कह रहा है आप एक टेस्ट ट्यूब और लो, दूसरी टेस्ट ट्यूब में किस चीज़ का सॉल्यूशन लेना है? दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है? पोटेशियम आयोडाइड लेना है। अब दोनों क्या करना है? मिक्स करना है, मतलब लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का क्या कराएंगे हम? रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले लिख लेना, ऑब्जर्व कर लेना क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या उत्पाद मिलेगा, ठीक है। तो जब भी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के हम रिएक्शन कराते हैं, हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है ना। एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनेगा? एक तरह का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। किस चीज़ का प्रेसिपिटेट बनेगा? लेड आयोडाइड, ठीक है। मतलब लेड आयोडाइड का पीला अभिक्षेप बनेगा, है ना। और मैंने अभी आपको बताया प्रेसिपिटेट अभिक्षेप का मतलब होता है रेत जैसा पदार्थ होता है जो पानी में घुलता नहीं है, घुल नहीं सकता, सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, अलग ही दिखेगा, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दूसरा मिलेगा अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमें पोटेशियम नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट का रंगहीन घोल प्राप्त होता है, ये होता है हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये तो अभी जस्ट बता दिया। लेड आयोडाइड क्या होता है? बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, सेटल्स डाउन एज अ सॉलिड, मतलब पानी में क्या घुलनशील तो होता नहीं, घुलता तो सॉल्युबल तो होता नहीं, क्या करता है? नीचे जाके बैठ जाता है लाइक अ डिजर्ट, ठीक है, रेत जैसा नीचे बैठ जाता है पानी में। जैसे देखो हम ये रहा, हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा है, हमें क्या ये बनेगा, आपको ये मिलेगा देखने को, आप करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा आप देखो जो नीचे जो बैठ गया रेत जैसे नीचे बैठा है, नहीं नीचे आप जो देखोगे आप बैठा हुआ है, इसे कहते हैं, ये होता है प्रेसिपिटेट ना, सही है। तो ये हमें, ये मैंने आपको दिखाया, कलर भी दिखा दिया, रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। अब इसकी जो केमिकल रिएक्शन होने वाली है, क्या इक्वेशन होगी? जो हमारी एक्टिविटी 1.2 है, इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? ये होगी, ठीक है। ये इसकी क्या है? केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन के लिए आते हैं पेपर में कि समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखो, केमिकल इक्वेशन लिखो। ये क्या है? PbNO3 और 2 क्या है? एक तरह का क्या है? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, प्लस Ki क्या है? पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है ना। जब आपने इसको रिएक्शन कराई, इजिकल टू क्या मिला? PbI2, मतलब लेड आयोडाइड मिला, सॉलिड, ठीक है। उसके बाद क्या मिला? सॉलिड, मतलब प्रेसिपिटेट बना ना। प्रेसिपिटेट सॉलिड तो होता, रेत सॉलिड ही तो होती है। पानी में क्या, अगर सॉलिड ना होती तो क्या होता? पानी में तो घुल जाती ना, पानी में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब सॉलिड तो है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? रेत रेत ही तो होता, सॉलिड ही तो होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहे ये डाउनवर्ड देख लो, चाहे पीपीटी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे एस लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेड आयोडाइड क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, अभिक्षेप होता है पीले कलर का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा, जो कि होगा सॉल्यूशन होगा, किस तरह का? पानी विलियन होगा, सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा सॉल्यूशन? कलरलेस होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? रिएक्शन इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो इक्वेशन 1.2 है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.3, क्रियाकलाप 1.3 क्या है? यहाँ आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? क्या है? हमें क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब में किसके ग्रेनुल्स लेना है? जिंक के दाने लेना है। उसके बाद उसमें क्या मिलाना है? उसमें मिलाना है हाइड्रो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाओ या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओ, ठीक है ना। हम बारी बारी दोनों को मिलाकर देखेंगे
ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक में HCl मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे क्या उत्पाद मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे, ठीक है। दोनों पे समझते हैं, दोनों पे हमें क्या उत्पाद, दोनों पे क्या रिएक्शन मिलता है। ये हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, जिंक के दाने लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या मिक्स करना है, सबसे पहले मिक्स करेंगे डाइल्यूट एसिड। हम देखो the reaction between zinc granules and dilute acid, जिसे आप HCl बोलो, ठीक है ना, result in the formation of bubbles gas around the zinc granules and the flask feels warm, ठीक है। कह रहे जब भी आप जिंक के दानों में, जो जिंक के दाने हैं, जिंक के जो ग्रेनल्स हैं, उसमें क्या डालोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन डालोगे, किस चीज़ का, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन उसमें डालोगे, तो क्या होगा, जो जिंक के ग्रेनल्स हैं, मतलब जिंक के जो दाने हैं, उसके आसपास आप देखना क्या होगी, एक तरह के बुलबुले से उठेंगे, ठीक है, गैस जैसे बुलबुले उठेंगे। और दूसरी बात क्या, जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी, ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमें उत्पाद क्या मिलेगा, द प्रोडक्ट आर हाइड्रोजन गैस, है ना, मतलब जो ग्रेनल जो है आपके जिंक के दानों के आसपास जो बुलबुले उठ रहे थे, वो एक तरह गैस के बुलबुले थे। किसके गैस के थे, हाइड्रोजन गैस। तो मतलब हमें गैस प्रोडक्ट के रूप में गैस मिल रही है, कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। दूसरी बात क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिले, हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम इसकी क्या देखेंगे, इक्वेशन और देखना क्या है। देखो ये क्या है, जिंक मतलब Zn, ठीक है, प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है। ये हमने मिक्स करा, इजिकल टू क्या मिला, इजिकल टू मिला ZnCl2, मतलब जिंक क्लोराइड मिला सॉल्यूशन, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकले, ठीक है। ये होगी आपकी, हमने रिएक्शन करा दी, ठीक है। अभी रिएक्शन किससे कराई, HCl से कराई है, ठीक है। अब कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब द रिएक्शन कराएंगे बिटवीन जिंक ग्रेनल्स एंड अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4, ठीक है। अब देखना क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, यहाँ पे क्या, बबल्स के बुलबुले उठेंगे, गैस के बुलबुले उठेंगे, और यहाँ भी गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है ना। और अब उत्पाद देखो, मेन होता है ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, द प्रोडक्ट, एक तो हमें गैस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, H2 हाइड्रोजन गैस मिली, एंड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिला, ठीक है, जो कि आपका उत्पाद प्रोडक्ट। देखो, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्या मिला, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिला, ZnSO4 AQ सॉल्यूशन प्लस H2 हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकले, ठीक है। और ये हमारी एक्टिविटी 1.3 भी कंप्लीट हो गई, है ना। बहुत आसान है, ठीक है, बट ध्यान देना। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक आता है जो केमिकल रिएक्शन है, सॉरी केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है कि जो आपको पेपर में आपको देगा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन दे देगा, कहेगा इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मतलब निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है क्या, कह रहा आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ ऑन बोथ साइड, ठीक है। मतलब आप बोथ साइड, मतलब आप देखोगे जो कोई भी बैलेंस इक्वेशन होगी, है ना, तो उसमें क्या होगा, LHS RHS में दोनों साइड में जो एटम, नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब दोनों जो साइड, दोनों तरफ क्या होंगे, जो आपके तत्व हैं, तत्व के परमाणु की संख्या समान होगी। अगर दोनों साइड में, वो ऑन वो साइड में जो है एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम सेम है, तब तो क्या वो बैलेंस इक्वेशन है, अदरवाइज वो बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ एटम है सेम करने पड़ेंगे। चलिए चेक करें क्या ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ देखो, दो साइड LHS RHS, मैंने आपको बताया जो एरो होता है वो इजिकल टू का साइन होता है। जैसे क्या है, अगर मैंने कहा 5 + 6 कितना है, इजिकल टू 11 है, तो ये जो
इजिकल टू से पहले जो होता है LHS होता है, ये साइड अलग होती है और ये होती है RHS, ठीक है। ऐसे क्या है यहाँ पर भी है ना। जो रिएक्टेंट है ये क्या है LHS में आते हैं, जो प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पे RHS में आते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जो आपके एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उसके नंबर ऑफ एटम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट मतलब एलिमेंट तत्व क्या है, Zn जिंक है ना। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम कितने, Zn के नंबर ऑफ एटम कितने, 1 है ना। नंबर ऑफ एटम हमेशा नीचे लगे होते हैं, ये देखो 4 है ना। ये ऑक्सीजन के एटम है, ये H2 के एटम्स कितने हैं, H2 है मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने, 2। ऐसी जो ऐसी जो आपका ये SO4 का मतलब देखो, हमारे कंपाउंड बन रहा है एक तरह का, क्या बन रहा है, H2SO4 में कितने एलिमेंट है, कितने तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब देखो जो हाइड्रोजन है इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। क्यों, H के बेस में 2 लग रहा है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 हैं परमाणु। सल्फर के कितने हैं, 1 है, जबकि ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, ठीक है। तो हमें यही दोनों साइड में कंपेयर करेंगे किसके कितने हैं और बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो सेम करेंगे, ठीक है। चलो चलिए करते हैं। अब देखो ये Zn है, जिंक है, और यहाँ जिंक Zn यहाँ पर है। अब चेक करना, यहाँ भी Zn के एटम नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एटम 1 है, ठीक है। तो Zn को क्या बैलेंस है। आगे देखो ये है हमारा H2 मतलब हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, परमाणु संख्या 2 है। यहाँ भी कितने परमाणु, यहाँ भी नंबर ऑफ एटम 2 है, ठीक है। अब सल्फर पे आओ, जो एस है, एस यानी सल्फर, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम, 1। और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो मतलब सल्फर भी क्या बैलेंस है। अब ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ पर है 4। यहाँ कितने, यहाँ भी 4। मतलब जितने भी जो एलिमेंट हैं LHS RHS सबके पास क्या सेम नंबर ऑफ एटम है, मतलब सबके पास समान परमाणु संख्या है। इसलिए क्या है, ये जो इक्वेशन है जो हमें दे रखी है, ये एक तरह की बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। देखो, as the number of atom of each element is the same on both sides of the arrows, equation is balance केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एक तरह की संतुलित रासायनिक समीकरण है, बैलेंस इक्वेशन है। जो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है उसको बैलेंस थोड़ी नहीं करेंगे, है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कि कैसे जो है कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, Fe है ना, यहाँ पे क्या है, LHS में Fe है। अब बताना जो Fe है, Fe के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे क्या RHS में Fe के एटम कितने, 3 है, सही है, समझ रहे हो। यहाँ पे जो Fe है, यहाँ पे क्या 1 ही तो है। Fe के नंबर ऑफ एटम कितने, 1 है, जबकि जो Fe की बेस में कितने, 3 लग रहा है, तो मतलब यहाँ पे Fe के नंबर ऑफ एटम कितने, 3 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले Fe को बैलेंस करो, क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे Fe में। अब चेक करना, अब देखो Fe के पास भी 3 एटम्स हो गए और यहाँ भी 3 है, ठीक है। मतलब Fe आपका बैलेंस हो गया। अब पढ़ो हाइड्रोजन की तरफ। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे यहाँ पे कितने एटम्स है, यहाँ पर है 2, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने एटम है, यहाँ भी 2 हैं। मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऐसे बारी बारी हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं कि कौन कौन सा बैलेंस है, कौन कौन सा डिसबैलेंस है। जो डिसबैलेंस होगा उसको हैंड टू हैंड बैलेंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आना, ये O क्या है, O ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, यहाँ पर है 1, जबकि यहाँ पर देखना RHS में एरो को साइड में देखना, यहाँ पे कितने एटम्स है, यहाँ पर है ऑक्सीजन के 4, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या करते हैं, जो पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड जो हमारा H2 है उसके आगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर आएगा H2 के आगे 4 से मल्टीप्लाई आ गया। अब देखना जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के हो गए 4, और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट एक चीज डिसबैलेंस हो गई, क्या, हाइड्रोजन। देखना यहाँ पे 4 और इसकी मल्टीप्लाई दे, 4 टू 8। अब देखना जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम हो गए। कितने हो गए, हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 8 एटम्स हैं। LHS में 4 दूनी 8, 4 टू 8, ठीक है। जबकि यहाँ देखना यहाँ कितने एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 ही एटम है।
क्या करेंगे, यहाँ भी आप 8 बनाओ तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर दो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये आपको सिखा रहा हूँ, बहुत डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ कैसे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करते हैं। अब चेक करो, ये आपकी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो गई। देखो एफ यहाँ भी 3 है, एफ यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, और जबकि ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब क्या करना है, इसे भी बैलेंस करना है। क्या करना है, H2 + Cl2 = HCl। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। चलो, अब एरो के साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हैं 2, जबकि एरो के साइड में हाइड्रोजन कितने, 1 है, ठीक है। तो जब यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, 2 तो बड़ी नाइंसाफी है। हम क्या करेंगे, इंसाफ करेंगे इसके साथ में। यहाँ पर 2 तो यहाँ भी 2 बनाएंगे। यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। अब बताना हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Cl क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 2। अब यहाँ देखना क्लोरीन कितने हैं, यहाँ भी 2 हैं। क्यों, 2 से गुणा कर रहा है, जो 2 है H से भी गुणा करेगा और Cl से भी करेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। ऐसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करना है ना, बैलेंस करें, चलिए करते हैं। यहाँ पे देखना बी ए कितने, यहाँ पे हैं बी ए हमारे हैं 1, जबकि यहाँ पर यहाँ भी है कि बी ए जो हमारे क्या है, ठीक है, ये जो बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है क्लोरीन 2, जबकि यहाँ क्लोरीन कितने हैं, यहाँ है 3, है ना। जो एरो है, एरो के साइड में क्लोरीन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 2 हैं, जबकि यहाँ पर 3 है। क्या करोगे, हम क्या करेंगे, 6 बनाने वाले हैं। क्यों, आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताना यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 6, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 बनाओ। जब यहाँ आप 6 बनाओगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6। अब बताओ जो क्लोरीन है आपके बैलेंस हो गया क्लोरीन, हाँ, यहाँ भी 6, वहाँ भी 6, ठीक है। अब क्या डिसबैलेंस हुआ, डिसबैलेंस बी ए डिसबैलेंस हो गया। क्यों, जो बी ए है, यहाँ पे बी ए कितने हो गए, बी ए हमारे यहाँ पे 3 हो गए, जबकि यहाँ बी ए कितने हैं, यहाँ पर है हमारे बी ए 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी बी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताना जो बी ए है वो भी 3 3 हो गए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब देख चेक करो, एस सल्फर है, सल्फर यानी एस यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 3। अब 3 क्या करेगा, बी ए से मल्टीप्लाई करेगा, एस से भी करेगा और ओ से भी करेगा, ठीक है। अब बताना जो सल्फर है, एस कितने यहाँ पे 3 हैं, जबकि हमारा यहाँ पर सल्फर कितने हैं, यहाँ सल्फर कितने, यहाँ भी 3 है। पता है कैसे 3 है, क्योंकि देखो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद 3 लग रहा है, तो मतलब ये 3 एस से मल्टीप्लाई करेगा, तो सल्फर यहाँ कितने, यहाँ भी सल्फर 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखना ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और ये 3, 3 4 जो 12, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 12 ही हैं। देखो पता है कैसे 12 है, ये 4 और 3 की मल्टीप्लाई को 4 3 12, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी क्या होगी, एक बैलेंस इक्वेशन हो गई, है ना। एल्यूमिनियम यहाँ भी 2 हैं और एल्यूमिनियम यहाँ भी एल 2 हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ऐसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये करें, ये भी करें, सारे करा दूं या कुछ होमवर्क भी दे दूं आपको, चलो ये भी मैं करा ही देता हूँ। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। आप थोड़ा सा देखो, एरो के साइड और एरो के उस साइड दोनों में कंपेयर करो। यहाँ पर एन है, सोडियम कितने हैं, यहाँ पर है सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1 है, ठीक है। तो सोडियम तो हमारे क्या बैलेंस है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर पता है कितने, यहाँ पर टोटल 3 है। देखो यहाँ पर 2 और एक हाइड्रोजन, ये रहा नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2 हैं और हाइड्रोजन 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितने 3 हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, यहाँ पर है हमारे 2, तो क्या करेंगे, 3 2 होता है कभी भी ओड नंबर को, है ना। तो 6 6 बनाने वाले हैं। 6 6 कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप क्या करो, अ, अ,
अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा कर दूँ, हाँ 2 से कर दो, 2 से करते हैं यहाँ, 2 से करो। बताओ 2 से क्यों मल्टीप्लाई की मैंने यहाँ पे? देखो अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर हो गए 2 2 जा 4। कितने हाइड्रोजन हो गए साइड में? 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन ही बैलेंस करो पहले, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 तो यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो आप क्या करो, हमें यहाँ पे 4 यहाँ 4 बनाना है, तो बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अब बताओ इस साइड और उस साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ भी 2 टू जा 4 हो गए, यहाँ पे 2 और ये H यानी 2H यहाँ पर हो गया, H2 यहाँ पर हो गया, तो 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हैं, ठीक है। और बस क्या है, Na यहाँ पर कितने हैं? Na हमारे यहाँ पे 2 हैं, Na हमारे यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी Na क्या गया, 2 से गुणा कर दो और ये आपकी इक्वेशन होगी एक बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ऐसे करते किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंस। और ये सारे आपके क्या हैं? ये सब आपके होमवर्क हैं, है ना। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इन सब इक्वेशन को आप क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है ना, ठीक है। ये जो आपका है होमवर्क, ये आपको प्रैक्टिस करना है, समझ में आया? बहुत आसान है, ध्यान से कर लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब जो हमारा टॉपिक है क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा साइंस का, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे, है ना। तो आप तो अगर जो मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप क्या करना, कमेंट करके बताना। और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो भी लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, साइंस के पार्ट 2 में, ठीक है। जब तक के लिए बाय।